हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें जो एग्जांपल यूज़ किया था वही एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से ले रहा हूँ। तो हमने कौन सा एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन रिवर को क्रॉस कर रहा है और वो क्या करता है 4 किलोमीटर के विड्थ के रिवर को 1 घंटे में क्रॉस करता है। और इस दौरान चूंकि रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो अलोंग द रिवर भी ड्रिफ्ट होता है बाई अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, और ये सारा कुछ 1 घंटे में होता है। फाइनली हम ये बोल पाते हैं कि जो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा 1 घंटे में वो इनिशियल पोजीशन से कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है उससे अगर हम लोग फोकस करें उसमें, तो हम ये पाएंगे कि ये जो 5 किलोमीटर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है पर्सन का, वो इस 4 किलोमीटर और इस 3 किलोमीटर से मिल करके बना है। ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं कि ये 4 किलोमीटर वाला वेक्टर और 3 किलोमीटर वाला वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के जब ये 5 किलोमीटर लिखते हैं, ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसी में अगर हम लोग रिवर्स प्रोसेस करें कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 किलोमीटर है और वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें तो ये जो डायरेक्शन निकल के आएगा, ये वाला एंगल जो निकल के आएगा, ये एंगल रहेगा 37 डिग्री, दैट विल बी tan इनवर्स 3/4। इसको वर्ड्स में लिखा जा सकता है कि भाई ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर्सन का 5 किलोमीटर, वो 37 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द रिवर हुआ है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आपको यही डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो आपसे पूछा जाए कि भाई उसका ये दो कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जिससे मिलकर ये 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट बना है। मतलब उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस द रिवर हुआ है, कुछ अलोंग द रिवर हुआ है, वो दोनों मिलाकर के ही ये 5 किलोमीटर बना है। यही जो दोनों सेपरेट जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, अक्रॉस द रिवर वाला और अलोंग द रिवर वाला, जिनसे मिलकर ये फाइनल वेक्टर बना, तो यही कहलाता है कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर होंगे, ये वाला वेक्टर 4 किलोमीटर वाला और ये 3 किलोमीटर वाला, ये बन जाएगा इस वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो अल्टीमेटली हम लिख पाते हैं 5 किलोमीटर एट 37 फ्रॉम परपेंडिकुलर टू रिवर, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड दिस इज समेशन ऑफ दिस 4 किलोमीटर अक्रॉस द रिवर प्लस 3 किलोमीटर अलोंग द रिवर। इसमें हम लोग अगर ध्यान दें इस इक्वेशन में, यही हमारा वेक्टर सम बता रहा है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली। जैसे इसमें यहां पर हमको दिख रहा है 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसी तरह से 3 किलोमीटर। ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं, दीज आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स। ये बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीट्यूड्स की। जबकि वहीं पर ये जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज बोले तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 37 फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द रिवर, अक्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर, ये हमें बता रहे हैं क्या, ये हमें बता रहे हैं डायरेक्शंस। इन्हीं में हमको ये जो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, इनको वेरी किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिवर इधर चल रही है, तो रिवर अलोंग द रिवर जो वेलोसिटी है रिवर के जो वाटर की, वो 3 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और हो सकता है ये 4, 5 इतना किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, या उससे कम भी हो सकती है। यहाँ पर जब हम अलोंग द रिवर वाली वेलोसिटी बताते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में तो वो 3 किलोमीटर पर आवर है, बट वो 3 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह का जो वेरिएशंस हम लोग करते हैं वेक्टर में, कि डायरेक्शन को सेम करके हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, तो इसको समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी, और उसके बाद वापस से हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आएंगे। तो वो दो चीजें कौन सी हैं, वो दो चीजें हैं, पहला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर या नंबर, और दूसरा है यूनिट वेक्टर। ये दोनों चीजें जब हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद हम वापस से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ नंबर और स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ नंबर समझने के लिए हमने यहां पर एक वेक्टर ले लिया। लेटस से ये एक वेक्टर है, कोई वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है। लेटस से ये है वेक्टर b, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने लिख दिया 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज
5b, 5 टाइम्स ऑफ b क्या होगा? तो 5 यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है या एक नंबर है जो इस b के साथ, हमारे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को सेम रखेंगे और इस b को 5 टाइम्स कर देंगे। कहने का मतलब ये वेक्टर हम उठा के यहां पर लाएंगे जो 2 था, और इसको इसका 5 टाइम्स कर देंगे, मतलब इसकी लंबाई 5 टाइम्स बढ़ा देंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम रखेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, जो पहले था वो फाइनली हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि किस तरह से एक वेक्टर जो है वो एक स्केलर से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो किस तरह से नया वेक्टर बनता है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर वर्ड्स में लिख रखा है कि जब भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई होगा किसी स्केलर से तो उसका मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई होगा, बाकी उसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा जो ओरिजिनल वेक्टर का था। सो आई होप मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर और काफी सिंपल है, जस्ट ऑपोजिट है, जैसे मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे उसी का जस्ट ऑपोजिट है। सो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया, लेटस से 3 किलोमीटर पर आवर का एक वेक्टर ले लिया। तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, जैसे अभी इस केस में रिवर की वेलोसिटी थी। सो ये एक वेक्टर है और इसके डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में हम एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे जिसकी लेंथ 1 यूनिट होगी। जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, 1 किलोमीटर पर आवर रहेगा। तो ग्राफ में ये कैसे बनेगा या पेपर में कैसे बनाएंगे, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 1 सेंटीमीटर लंबा होगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। सो इस तरह से ये वेक्टर हम लोग बनाएंगे। सो ये जो ऊपर वाला वेक्टर मान लीजिए है ए वेक्टर, तो नीचे वाला वेक्टर को हम लोग लिखेंगे ए कैप, और ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये किसका यूनिट वेक्टर हुआ, ये यूनिट वेक्टर हुआ इस वाले का। तो इस वाले का ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। सो इसी चीज को हमने यहां पे लिख रखा है कि किस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ए कैप बनाने के लिए ओरिजिनल वेक्टर लेंगे और उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यूनिट वेक्टर। सो इसको हम लोग अगर रीअरेंज करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि कोई भी वेक्टर है हमारे पास तो उसमें दो चीज होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से बताएंगे और मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है ही। सो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लिखा जाता है आई कैप, वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लिखा जाता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लिखा जाता है के कैप। सो आई होप आपको यूनिट वेक्टर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ नंबर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम लोग रेडी हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम निकालना चाहते थे रिजोल्यूशन ऑफ दिस 5 किलोमीटर वेक्टर, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 5 किलोमीटर वाला, इसको हमें रिजोल्व करना था। सो अभी हमने जैसे पढ़ा यूनिट वेक्टर, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इसे रिजोल्व करना है तो वो दो डायरेक्शन पहले हम लोग बना लेते हैं। सो लेट अस से हम यहाँ पर दो डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन, जिसे हमने बोल दिया अलोंग द रिवर वाला डायरेक्शन। तो इसे मैंने बोल दिया आई कैप वाला डायरेक्शन, ये हो गया। सो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप। और इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन हमने बना लिया, लेट अस से ये हमने वाई डायरेक्शन बना लिया और ये हो गया जे कैप। सो अगर ये वाला रेक्टेंगल हम लोग कंप्लीट करें तो हम पाएंगे कि इसमें ये जो दूरी होगी ये वाली ओ, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया ओ, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देता हूं मैं ए। सो ये जो ओ ए हो जाएगा ये अगेन क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो ए बी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। सो ये जो 5 किलोमीटर वाला वेक्टर है ये इस 3 किलोमीटर दैट इज ओ ए और ए बी का सम लिखा जा सकता है। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं जो वेक्टर ओ बी है, दिस इज समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि है कितना, ओ ए प्लस ए बी। अब फाइनली जो ओ ए जो है वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसे लिखा जा सकता है 3 टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसका डायरेक्शन क्या है आई। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3i प्लस ये जो ए बी वेक्टर है ये कहलाएगा कितना, 4j, इसका डायरेक्शन जो है अक्रॉस द रिवर है। सो फाइनली हमने लिख लिया कि जो ये ओ बी वेक्टर है, इस ओ बी वेक्टर को हमने लिख लिया इस तरह से कि ये समेशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया 3i और 4j का। तो यही हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमने वेक्टर को रिजोल्व कर लिया, कौन से वेक्टर को, ओ बी वेक्टर को रिजोल्व कर लिया
और जब हमने रिजॉल्व किया तो उसके 2 कंपोनेंट्स बन गए। तो ये वाला जो कंपोनेंट कहलाता है 3, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग द रिवर, ये कहलाएगा कंपोनेंट अलोंग द रिवर, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग द रिवर। और उसी तरह से ये वाला जो 4 जो मैग्नीट्यूड है ये हो गया कंपोनेंट अक्रॉस द रिवर। सो ये तो हमने इस स्पेशल केस के लिए किया। अब क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। सो मान लीजिए हमें ये ओ ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर गिवन है और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है थीटा। सो फाइनली हमको इस ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एंड वाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये रेक्टेंगल हमको कंप्लीट करना पड़ेगा इस तरह से। ये रेक्टेंगल जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे, सो आप देखिए मान लीजिए ये ओ था, तो ओ से ओ ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट अस से बी। सो ये जो ओ ए वेक्टर है इसे हम ये वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं ट्रायंगुलर लॉ से। सो मान लीजिए ये जो ओ बी लेंथ है इसे हम लोग बोल पाएंगे ए एक्स। सो ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ ए, दिस वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन। और इसी तरह से ये जो लेंथ है ऊपर वाली इसे लिखा जा सकता है ए वाई, तो ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई। सो फाइनली ये जो वेक्टर ए है उसे कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ए एक्स, ये उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये जनरल फॉर्म होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ए एक्स और ए वाई ये कितने होने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ओ बी ए या ओ ए बी में, ओ ए बी, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें सो हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा विल बिकम बेस दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस विल बिकम ए एक्स अपॉन, दिस विल बिकम ए एक्स अपॉन ए, और यहां से हम लोग लिख पाएंगे ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। और इसी तरह से इसी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली ए वाई को हम लोग लिख पाएंगे ए साइन थीटा। सो फाइनली ये जो वेक्टर ए हम लिख रहे थे, इस वेक्टर ए को हम फाइनली लिख पाएंगे, दिस विल बी ए एक्स की जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा और उसका आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब ये जो वेक्टर्स बन गए ये कहलाएंगे कंपोनेंट्स। सो ए कॉस थीटा कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए और उसी तरह से ए साइन थीटा कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ a। सो ये हमने रिजॉल्व कर लिया वेक्टर a को x और y के कंपोनेंट्स में। यहीं पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, जो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जिसे a से लिखा जाता है, सो इस कंपोनेंट में अगर उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसे आप ट्रायंगुलर लॉ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 है तो वो टर्म चला जाएगा और ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू वापस से ए आने वाली है। ए एक्स की जगह आ जाएगा, ए एक्स की जगह आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए वाई की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन बाहर ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ए स्क्वायर का रूट अगेन ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू वापस से उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये तो हमने किया 2 डायमेंशन में एक्स और वाई। इसी तरह से हम इसको 3 डायमेंशन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो 3 डायमेंशन में सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। सो ये है हमारा वेक्टर 3 डायमेंशनल फॉर्म में। मान लीजिए ये है वेक्टर ओ ए और इसे हमको फाइनली रिजॉल्व करना है इन द 3 कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई और जेड। सो इस केस में हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका
एंगल बना रहा होगा ये ओ ए वेक्टर जो है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है मान लीजिए वो है अल्फा। इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और इसी तरह से ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है मान लीजिए वो है गामा। सो फाइनली जो वेक्टर ओ ए होगा उसे अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम तो लिख पाएंगे भाई ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप, और इसमें जो ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा, उसी तरह से वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस बीटा, और जेड कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस गामा। सो ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, और ए कॉस गामा के कैप। तो इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे इस वेक्टर ओ ए को इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। फाइनली जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है या वेक्टर ओ ए है वो उसको हमने ए के बराबर लिखा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर होना है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। सो यहाँ से हम ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकालें तो वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे इन कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा से। सो ए स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो खाली ये ए बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ से ए को कैंसिल कर देंगे सो हमको एक आइडेंटिटी मिलेगी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होने वाला है। तो ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, नहीं कॉस स्क्वायर नहीं मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और हमेशा ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे कि जो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी भी वेक्टर के, उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ कि कभी भी जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा, कभी भी जब हम लोग करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो उसको आप नोट बना सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मतलब वेक्टर्स आर ऑलवेज रिजॉल्व्ड, वेक्टर्स आर ऑलवेज रिजॉल्व्ड अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हमको ध्यान रखना है, अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ये हमेशा होना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो होंगे उसी के अलोंग ही हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। हम बाकी डायरेक्शन में भी उनको रिजॉल्व करके उनका सम के रूप में अगर लिख दें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अल्टीमेटली हम लोग रिजॉल्व हमेशा कैसे करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे 2 डायमेंशनल भी हो सकता है ये, जैसे एक्स और वाई में किया, या 3 डायमेंशन भी हो सकता है जैसे एक्स वाई और जेड में भी हमने करके देखा। सो अब इस रिजोल्यूशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो इस एग्जाम्पल में एक मास दिया हुआ है जो एक वेज पर रखा हुआ है और उसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। सो हमें फाइनली फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ मास। इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, मास m अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। मतलब इसके वेट को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो सबसे पहले उस फोर्स को बना लेते हैं। इसका जो वेट यहाँ से लग रहा है, इसका वेट यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वेट लग रहा है इस डायरेक्शन में। सो ये है इसका वेट, इसको आप W वेक्टर लिख सकते हैं, वेट जो कि किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा mg के बराबर। अब इसको रिजॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले 2 डायरेक्शन भी हम लोग बना लेते हैं कि 2 डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो एक डायरेक्शन में बना लिया अलोंग द इंक्लाइन, ये वाला डायरेक्शन हो गया, दिस इज अलोंग द इंक्लाइन। और इसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन भी एक डायरेक्शन में बना लिया इस तरह से। तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला डायरेक्शन। अब इस W को इस अलोंग द इंक्लाइन वाले और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाले डायरेक्शन में हमको रिजॉल्व करना है। तो अलोंग द इंक्लाइन का नाम भी दे देते हैं, लेटर से ये x डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग आई कैप लिख देंगे वेक्टर को, और ये हो गया लेटर से y डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को जे कैप से लिख देंगे। सो सबसे पहले ये रेक्टेंगल अगर हम लोग कंप्लीट करने जाएं, सो इस रेक्टेंगल में देखिए ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से,
और ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह से ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे दूं, तो जैसे ये हो गया मान लीजिए ओ, ये वाला पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया लेट अस से बी। सो देखिए ये एंगल अगर थीटा है, सो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, तो ये इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अल्टीमेटली ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हम जिस दो कंपोनेंट को सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं कौन सा, कंपोनेंट ऑफ मास m अलोंग एंड परपेंडिकुलर। तो अलोंग द इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट होगा वो ये वाला कंपोनेंट होगा, और चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इस बी ए के बराबर होगा। सो बी ए ही जो होगा वही अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट होगा इस वेट का। सो बी ए को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर देखें, सो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा को लिखा जा सकता है अपोजिट साइड विच इज ए बी, एंड दैट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ओ ए। सो ए बी जो था, जो कि था कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन, तो अल्टीमेटली हम लोग ए बी को लिख पाएंगे ओ ए साइन थीटा। और ओ ए क्या है, ओ ए है ये वेट डब्लू, सो इसे लिख सकते हैं ओ ए वेट है जो कि एम जी के बराबर है, सो दिस इज एम जी साइन थीटा। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ओ बी लिख सकते हैं। सो देखिए ओ बी क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, आप लोग देखेंगे। सो ओ बी हो जाएगा सिंपल एम जी कॉस थीटा। तो फाइनली ये जो वेट था डब्लू, इस वेट डब्लू को जो एक वेक्टर फॉर्म में है, इसको रिजॉल्व फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट है आई कैप वाला, वो है एम जी साइन थीटा, और वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा आई कैप, प्लस परपेंडिकुलर इंक्लाइन वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा दैट इनटू जे कैप। सो ये फाइनली हो जाएगा हमारा रिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ दिस वेट ऑफ दिस ब्लॉक। और इसमें हमको ये ध्यान रखना है ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट है, अलोंग द इंक्लाइन, और ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सो आई होप इस वीडियो में आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।